बच्चों वेलकम टू लेक्चर 1 ऑफ डे 11। ये डे 11 का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। इसमें हमारा टॉपिक क्या है? डेफिनिट इंटीग्रल्स। डेफिनिट इंटीग्रल का जो पहला टॉपिक है वो किससे स्टार्ट होता है? एज अ लिमिट ऑफ सम। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है? मान लो कि हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। एक फंक्शन एफ एक्स है जो कि पॉजिटिव फंक्शन है। किस इंटरवल में? क्लोज इंटरवल ए से बी में। देन द डेफिनिट इंटीग्रल, ऐसे हम लिखते हैं डेफिनिट इंटीग्रल को। इसको रीड कैसे करते हैं? डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ऑर्डिनेट x इज इक्वल्स टू ए, x इज इक्वल्स टू बी एंड x एक्सिस। ये हमारे पास क्या है? आर क्यू का इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल्स टू ए। एस पी का या पी एस का इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल्स टू बी। ये हमारे पास कर्व क्या है? y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। और ये क्या है हमारे पास? x एक्सिस मीन्स y इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये जो एरिया बाउंड हो रहा है ना, ये जो एरिया, इस एरिया को हम क्या लिखते हैं? ये एरिया है ना हमारा पी क्यू आर एस। ये जो एरिया हमारा पी क्यू आर एस, ये जो एरिया है, ये एरिया, इस एरिया किसके इक्वल होगा? डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, लिमिट एज अ सम में जो डेफिनिट इंटीग्रल का जो फॉर्मूला होता है या जो वैल्यू होता है, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। ठीक है, तो इन सब के प्रूफ की तो कोई ज़रूरत है नहीं। ये क्या होता है? लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, एच, और एफ ऑफ ए से कहाँ तक हम ऐड करते हैं? एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच तक। ठीक है, याद रखिएगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? ये जो ब्रैकेट है इसको शॉर्ट फॉर्म में समेसन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे एच आ गया, जहाँ पे एच किसके इक्वल होता है? बी माइनस ए अपॉन एन के। बी क्या हमारा? अपर लिमिट, ए क्या हमारा? लोअर लिमिट। यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि अगर एच ज़ीरो को टेंस करेगा तो एन किसे टेंस करेगा? इन्फिनिटी को, एंड वाइस वर्सा। मतलब एन इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो एच किसे टेंस करेगा? ज़ीरो को। तो यहाँ पे हमने क्या किया? ये जो एच है ना हमारा, ये जो एच है, इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू डाल दिया बी माइनस ए अपॉन एन। और ये जो एच स्टैंडिंग टुवर्ड्स जीरो था, इसको क्या क्या कर दिया हमने? एन स्टैंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया। ये भी, बाकी इसको हमने एज इट इज़ छोड़ दिया, तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इस पे जो क्वेश्चन होता है वो बोर्ड में आपने एनसीईआरटी के ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आगे बताया जाएगा। मतलब कि इसको आप, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे या इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे, ये आपको बताया जाएगा आगे। मतलब कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है इस फॉर्म में होगा ना, ये राइट हैंड साइड वाले फॉर्म में, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे के टॉपिक में बताया जाएगा। ठीक है, सबसे नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस का फंडामेंटल थ्योरम पार्ट 1 में क्या है? दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या बोल रहा है? अगर हमारे पास एफ कोई कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, देन द फंक्शन जी इज डिफाइंड बाई जी एक्स। एक हमने फंक्शन जी डिफाइन कर लिया। सबसे पहली बात क्या, एफ हमारा क्या है? ए बी में कंटिन्यूस है, तो हमने एक फंक्शन जी डिफाइन किया, उसको हमने ए से लेके एक्स तक बोला, और एक्स क्या हमारा? ए से बी के बीच में। इज कंटिन्यूस ऑन ए टू बी एंड डिफरेंशियबल ऑन ए टू बी, एंड जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास एक फंक्शन ए से बी में कंटिन्यूस है, तो ये जो जी एक्स फंक्शन होगा ना, ये ए से बी के बीच में, मतलब ए बी इंटरवल में कंटिन्यूस भी होगा एज वेल एज डिफरेंशियबल भी होगा। ठीक है, ये बच्चे हमारा ये फंक्शन है, याद रखिएगा। ये जो है ना हमारा फंक्शन है जिसमें जो एक्स है वो ए से बी के बीच में लाई कर रहा है। तो ये जो जी एक्स फंक्शन होगा ये क्लोज इंटरवल में क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। ओपन इंटरवल में, इस इंटरवल में कंटिन्यूस होगा, ओपन इंटरवल में डिफरेंशियबल होगा। और इस जी एक्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो एफ ऑफ एक्स फंक्शन होगा। ये हमारा फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या बोल रहा है? अगर हमारे पास एक एफ फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है इस क्लोज इंटरवल में, तो ये जो डेफिनिट इंटीग्रल है ना, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये होगा। और जिसमें एफ ऑफ एक्स क्या है? ये एंटी डेरिवेटिव है। किसका? इस एंटी डेरिवेटिव, ये जो है हमारा एंटी डेरिवेटिव है। किसका है? ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है ये एंटी डेरिवेटिव है इस फंक्शन का। मतलब कहने का ये मतलब है कि इसका तुम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स है ना, इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल लो।
इस एंटी डेरिवेटिव का वैल्यू पहले किस पे फाइंड आउट करो, अपर लिमिट बी पर, फिर माइनस करो, फिर इसी एंटी डेरिवेटिव का वैल्यू किस पे फाइंड आउट करो, लोअर लिमिट ए पर, ये हो जाएगा। ठीक है, वेर एफ इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, दैट इज द फंक्शन एफ डैश इज इक्वल्स टू, ये 1 नहीं एफ होगा। ठीक है, ये सब तो ऑलरेडी पता होगा एंटी डेरिवेटिव किसे बोलते हैं। अब आ जाओ, कुछ प्रॉपर्टी है डेफिनिट इंटीग्रल का। जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, चेंज ऑफ वेरिएबल। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि डेफिनिट इंटीग्रल का जो वेरिएबल होता है उसे हम डमी वेरिएबल बोलते हैं। मतलब ये डेफिनिट इंटीग्रल ए से बी तक कैलकुलेट करो, ए से बी तक कैलकुलेट करो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स का या एफ ऑफ वाई डी वाई का, बात तो बराबर होगा। वेरिएबल चेंज करने से डेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू चेंज नहीं होता है, यही बताया जा रहा है प्रॉपर्टी नंबर 1 में। ए से बी तक इंटीग्रेट करो एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, या ए से बी तक इंटीग्रेट करो एफ ऑफ टी डी टी का, या ए से बी इंटीग्रेट करो एफ ऑफ आर डी आर का, ये सेम होता है। ये तो बोर्ड वाली प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी आ जाओ, चेंज ऑफ लिमिट। लिमिट को हम कैसे चेंज करते हैं, मतलब कि अगर तुमने क्या किया, हमारे पास ये डेफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है, इसमें क्या किया हमने, अगर लिमिट हमने चेंज कर दिया, यहाँ से ना ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ये बी है, ठीक है। अगर हमने बी से ए तक इंटीग्रेट किया एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, तो अगर हमने लिमिट चेंज किया ना तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, वही बात ये बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर हमने लिमिट चेंज किया, तुम्हें याद क्या रखना है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को अगर हमने इंटरचेंज किया तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देख लो, प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, एडिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरवल ऑफ द इंटीग्रेशन। हमें अगर ए से सी तक इंटीग्रेट करना है, मतलब ए से बी तक इंटीग्रेट करना है, और ए और बी के बीच में एक नंबर सी भी है, मतलब क्या है, जो सी है वो ए से तो बड़ा है बट बी से छोटा है, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि ए से सी तक इंटीग्रेट करो, फिर सी से बी तक इंटीग्रेट करो। ये भी प्रॉपर्टी कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है, ये भी बोर्ड वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ये काम हम क्यों करते हैं, मान लो कि अगर हमें इंटीग्रेट करना है ए से बी तक, ठीक है, बीच में सी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए से सी तक इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर सी से बी तक इंटीग्रेट कर लेंगे। जैसे ऐसे समझो, मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन ऐसे, हमारे पास एक फंक्शन यहाँ पे ये होल है, यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको हमने, इस पॉइंट को हमने ए ले लिया, इस पॉइंट को हमने बी ले लिया, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, सी हो गया। और हमें क्या करना है, हमें करना है कि फंक्शन को ए से बी तक इंटीग्रेट करना है, मतलब हमें वैल्यू क्या चाहिए, ए से बी एफ एक्स डी एक्स चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। तो हमें क्या दिख रहा है कि फंक्शन जो सी पर क्या हो रहा है, ये दोनों फंक्शन मिला के वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन मिला के, ठीक है। हमें दिख रहा है कि जो फंक्शन सी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, और हमें क्या करना है, ए से सी तक इंटीग्रेट करना है, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात, हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अगर ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये एरिया आएगा, ये एरिया आएगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये हम एरिया फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, ए से सी तक इंटीग्रेट करेंगे एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और प्लस सी से बी तक इंटीग्रेट करेंगे, ये भी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। मान लो कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस तो है बट फंक्शन का वैल्यू चेंज हो रहा है, मान लो कि ऐसे करके ये कोई फंक्शन है, इससे पहले है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। मान लो ए पॉइंट पर वैल्यू चेंज हो रहा है, ए की जगह सी पॉइंट पर वैल्यू चेंज हो रहा है, और हमें इंटीग्रेट करना है ए से लेके बी तक। तो सी पॉइंट पे तो फंक्शन तो है कंटिन्यूअस ए से बी के बीच में, बट सी पॉइंट पर फंक्शन ही चेंज हो रहा है। तो फिर अगर हमें ए से बी तक इंटीग्रेट करना है एफ एक्स डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ए से सी तक इंटीग्रेट करेंगे एफ एक्स डी एक्स, फिर सी से बी तक इंटीग्रेट करेंगे, फिर सी से बी तक इंटीग्रेट करेंगे, सी से बी में क्या आ जाएगा, जी एक्स फंक्शन आ जाएगा, जी एक्स डी एक्स, ठीक है ना। यही बोला जा रहा है इसमें, यही एडिटिव प्रॉपर्टी हमारा, ठीक है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उससे पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
क्या बोला, इसे इवेलुएट करो कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2, तो 0 से 2 तक। तो सबसे पहले हमारे पास एफ एक्स फंक्शन क्या है, एफ एक्स फंक्शन है मॉड ऑफ 2x माइनस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 1 कब, जब 2x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2x माइनस 1 कब, जब 2x माइनस 1 इज़ लेस देन 0। तो फाइनल हमारे पास मॉड ऑफ जो 2x माइनस 1 क्या आ गया फंक्शन, ये हो गया 2x माइनस 1 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, और ये 1 माइनस 2x आ गया कब, व्हेन x इज़ लेस देन 1/2। ऐसे आ जाएगा ना फंक्शन। अब हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना है किसे, 2x माइनस 1 को। तो अब हम क्या देख रहे हैं, 1/2 पर फंक्शन जो है ना, अब 1/2 पर फंक्शन का फंक्शन ही चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 0 से 2 तक का मतलब 0 से 1/2 तक इंटीग्रेट करेंगे किसे, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 dx को, प्लस फिर 1/2 से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 2 तक, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 dx को। 0 से 1/2 के लिए क्या है हमारे पास, 2x माइनस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 से 1/2, और ये हो जाएगा 2x माइनस 1 dx, और 1/2 से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है वहाँ, ठीक है, 1/2 से ग्रेटर के लिए ना, 0 से 1/2 के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, लेस देन है ना 1/2, तो ये माइनस हो, ये हो जाएगा 1 माइनस 2x हो जाएगा, और 1/2 से 2 के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, 2x माइनस 1 dx हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल होता है, 0 के। कब होता है, ये भी प्रॉपर्टी बोर्ड वाली प्रॉपर्टी है। इफ़ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, अगर एफ एक्स हमारा क्या ऑड फंक्शन है, और 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स कब होता है, व्हेन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। यार ये बात समझ में, एक्चुअल में क्या होता है, माइनस ए से ए, यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं इसको, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब तुम बताओ कि अगर हमारे पास एफ एक्स फंक्शन ऑड हुआ तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स, तब तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तब तो 0 आ जाएगा। और अगर हमारे पास ये एफ एक्स फंक्शन इवन हुआ तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स के, तो फिर ये और ये लिमिट तो ऐड हो जाएगा, तो फिर ये वाला आ जाएगा। यही प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है, ये प्रूफ वगैरह ऐसा ज़रूरत पड़ती है नहीं, बस तुम ये प्रॉपर्टी याद रखो, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, ठीक है। यही बोल रहा है इवन होगा तो फिर क्या होगा, देख लो, ये होगा, ऑड होगा तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी याद रखो। ग्राफ से भी थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, ग्राफ से तुम देख लो, अगर हमारे पास ये फंक्शन इवन फंक्शन हुआ तो इवन फंक्शन जो होता है ना वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, याद रखना, और जो ऑड फंक्शन होता है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो इवन फंक्शन है, अगर हमें माइनस ए से ए तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है, अब फंक्शन इवन है, तो ये जो हमारा वाई एक्सिस है इसके राइट साइड वाला कर्व और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला कर्व एग्जैक्टली सेम होगा, बिकॉज इवन फंक्शन है, तो फिर क्या होगा, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। हमें कहाँ से कहाँ तक, माइनस ए से ए तक इंटीग्रेट करना है, मतलब ये पूरा एरिया निकालना है। तो हम क्या करें, 0 से लेके ए तक इंटीग्रेट करें, ये एरिया निकाल लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए से ए के बीच का एरिया आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी ग्राफ से क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब अगर हमारे पास फंक्शन ऑड है, जैसे ये देखो, ये ऑड फंक्शन का कर्व है, ऑरिजिन के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो अगर हमें माइनस ए से ए तक इंटीग्रेट करना है तो जो एरिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे के ऊपर होता है वो एरिया पॉजिटिव आता है। एरिया पॉजिटिव आने का मतलब डेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू 0 से ए तक, डेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। माइनस ए से 0 तक डेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। बट दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बिकॉज ये सिमेट्रिक है ना। तो मतलब अगर ये 5 यूनिट आ गया तो ये एरिया क्या होगा, ये एरिया क्या होगा, -5 यूनिट होगा। तो दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो ये वाला चीज़ भी प्रूफ हो गया। यही बात बोला जा रहा है। मान लो कि हमारे पास फंक्शन है, साफ साफ ये फंक्शन क्या दिख रहा है, इवन फंक्शन है।
एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो ये फंक्शन हमारा इवन हो गया, ठीक है। तो -2 से 2 तक इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 बाहर कर देंगे, 0 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, ये आंसर हो गया। अब ये फंक्शन देख लो, ये हमारा ऑड फंक्शन है, x की जगह -x डाल के देख लो, ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है तो तुम्हें कोई इंटीग्रेट नहीं करना है। हाँ, बट ध्यान में रखोगे लिमिट क्या होना चाहिए, एक दूसरे का निगेटिव होना चाहिए। और ये जो फंक्शन दिख रहा है ना, tan x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4, ये बच्चे ऑड फंक्शन है, तो इसका डेफिनेट इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन छोटा सा और कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये बोल रहा है कि सॉल्व करो। तो सबसे पहली बात कि -1 से 1 देखते ही मेरा दिमाग क्या करेगा कि ये जो फंक्शन है ना, इसका चेक करें कि ऑड है या इवन है। तो एफ एक्स क्या हमारे पास, ln 2 - x अपॉन 2 + x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln 2, ठीक है, ln इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अलग अलग कर लूँ, ये f ऑफ -x निकालता हूँ ना, यहाँ से मैं क्या निकालता हूँ, f ऑफ -x, f ऑफ -x क्या हो जाएगा, ln 2, ये -x यहाँ डालेंगे तो ये +x हो जाएगा, और यहाँ प्लस की जगह तो 2 - x हो जाएगा। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ln 2 - x अपॉन 2 + x पे पावर -1, ये -1 ln से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ln 2 - x अपॉन 2 + x। तो बच्चे ये तो हमारा f(x) हो गया, तो -f ऑफ x आ जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, f ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस टाइम f ऑफ x। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि f(x) इज एन ऑड फंक्शन, f(x) क्या हमारा एक ऑड फंक्शन है, और अगर f(x) ऑड फंक्शन तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि -1 to 1 ln 2 - x अपॉन 2 + x dx, ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 5 में आ जाओ, ये भी आज सच कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या है, इसका लोअर लिमिट क्या है a, अपर लिमिट क्या है b, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट -x, ठीक है। और इन पार्टिकुलर अगर हमने a को 0 ले लिया और b को a बोल दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 0 आ गया, ये आ गया, तो क्या होगा, 0 प्लस है, ये तो ऐसे लिखा हुआ है ना, 0 to a, ये ऐसे लिखा है, f ऑफ 0 प्लस लोअर लिमिट -x dx, सेम फॉर्मूला लगाया। अब ये क्या बोला है, प्रूफ करो कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, दोनों π/4 के इक्वल है, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन ले लिया है यहाँ पे, इसको हमने i मान लिया, किसे मान लिया, 0 to π/2 को, ठीक। तो ये क्या हो गया, g ऑफ साइन x अपॉन g ऑफ साइन x प्लस कॉस x प्लस g कॉस x dx, इसको हमने क्या मान लिया, i मान लिया, ठीक है। अब इसमें ये प्रॉपर्टी लगा दी, 0 से π/2, तो 0 से π/2 क्या हो जाएगा, g, यहाँ पे x की जगह अगर मैंने π/2 डाला तो साइन π/2 - x क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और यहाँ पे अगर x की जगह π/2 - x डाला, यहाँ भी तो सेम आ जाएगा ना, g साइन x प्लस कॉस x, g cos x dx, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो i इसके भी इक्वल है, और i किसके इक्वल है, 0 to π/2 g ऑफ cos x अपॉन g ऑफ साइन x, दोनों के इक्वल है ना i, g ऑफ cos x। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन माना, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2, ये तो प्रूफ हो गया कि 0 to π/2 g साइन x ये तो प्रूफ हो गया ना कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू भी निकालनी है, मतलब ये और ये दोनों इंटीग्रल इक्वल है, अब इसका वैल्यू हमें चाहिए, तो सिंपली क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दें, तो i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i, और जब तुम राइट हैंड साइड में ऐड करोगे ना, ये इसको और इसको ऐड करोगे, तो देखो क्या दोनों का फंक्शन ऐड होगा ना, ये दोनों फंक्शन, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर भी ऐड हो जाएगा, और जब तुम न्यूमरेटर ऐड करोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 2i, राइट हैंड साइड में क्या होगा, 0 to π/2,
ये हो जाएगा जी साइन एक्स प्लस जी कॉस एक्स, जी कॉस एक्स, जी साइन एक्स प्लस जी कॉस एक्स। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 0 to π/2, ये हो जाएगा 1 dx। 1 का क्या होता है x, 0 to π/2 क्या होगा π/2। तो मतलब क्या हुआ, हमें 2i मिला π/2, तो i का वैल्यू क्या मिल गया यहाँ से π/4। और i किसके इक्वल था, i हमारा जो है ये i इसके भी इक्वल था और इसके भी इक्वल था, तो इन दोनों का वैल्यू क्या हो गया π/4। ये तो क्वेश्चन था नहीं, बोर्ड वाला क्वेश्चन था। प्रॉपर्टी नंबर 6 में आ जाओ। प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या बोल रहा है, इसको देखो ध्यान से। यहाँ पे बोल रहा है कि 0 to 2a f(x)dx, ये किसके इक्वल होगा, 0 to a f(x)dx प्लस 0 to a f(2a-x)dx। ये भी कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है, ये भी जो प्रॉपर्टी है ना बोर्ड वाली प्रॉपर्टी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं नया नहीं है जो इसमें सिखाना है, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, यहाँ पे देखो, अगर ये वाला जो फंक्शन है हमारे पास, अगर f(2a-x) अगर f(x) के इक्वल हो जाए तब तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये और ये ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 0 to f(x)dx। ये कब होगा, जब f(2a-x) f(x) के इक्वल हो जाए, और अगर f(2a-x) माइनस f(x) के इक्वल हो जाए तो फिर ये दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो ये भी प्रॉपर्टी जो है बोर्ड वाली प्रॉपर्टी, ऐसा इसमें कुछ है नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं सॉल्व। आई हमको क्या दिया हुआ है 0 to π/dx 1+2 sin²x, ठीक है। यहाँ से हम पहले फंक्शन निकालते हैं, f(x) निकालते हैं, 1+2 sin²x, ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है, ठीक है। अब फंक्शन में मैं π-x डालता हूँ, 1/1+2 sin² क्या हो जाएगा ये π-x, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/1+2 sin²x। अब बच्चे दोबारा क्या आ गया f(x) आ गया। अच्छा एक बार ये प्रॉपर्टी को दोबारा आते हैं, प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ये प्रॉपर्टी देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अपर लिमिट यहाँ पे 2a के, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, अपर लिमिट क्या है 2a के फॉर्म में, ठीक है, लोअर लिमिट क्या है 0। तो प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि यहाँ देखो, अगर अपर लिमिट -x f(x) के इक्वल आ जाए तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट यही है ना हमारा अपर लिमिट -x, ये हमारा है अपर लिमिट -x, अगर f(x) के इक्वल आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि जो अपर लिमिट है उसको हाफ कर देंगे और 2 से एक राइट 2 से क्या करेंगे, इंटीग्रल को मल्टीप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट को हाफ कर देंगे और 2 से इंटीग्रल को मल्टीप्लाई करेंगे, ये काम करेंगे। अब यहाँ पे बताओ अपर लिमिट क्या हमारा पाई, अपर लिमिट -x क्या मिला हमें, सेम फंक्शन f(x) मिल गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 0 to π, और यहाँ पे हमारा dx/1+2 sin²x, इसको कैसे लिखेंगे, एक तो 2 बाहर करेंगे, ये 0 रहने देंगे, अपर लिमिट को हाफ कर देंगे, ये हो जाएगा dx/1+2 sin²x। यहाँ तक क्लियर है ये बात। अब क्या करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करें cos² से डिवाइड कर दे, तो यहाँ क्या हो जाएगा sec²x/1 cos² sec²x, और ये क्या हो जाएगा +2 tan² dx, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0 to π/2 sec²x, इसको रहने दिया, और ये sec² को क्या लिख सकते हैं 1 + tan²x, एक 2 tan² ऑलरेडी बैठा है, तो क्या होगा 1+3 tan² dx, ऐसे बन जाएगा। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि tan x को t मान लेंगे, tan x को t माना तो हमें क्या मिला sec² dx क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। फिर लिमिट भी चेंज करते, अगर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में वैल्यू चेंज करते हैं, सॉरी वेरिएबल चेंज करते तो लिमिट भी चेंज करते, तो जब x का वैल्यू 0 लेंगे, यहाँ डालेंगे x का वैल्यू 0, तो यहाँ से t का वैल्यू क्या मिलेगा 0। फिर when x = π/2 डालेंगे तो tan π/2 क्या होता है इन्फिनिटी। तो हमारा क्या i किस में चेंज हो गया 0 to ∞ sec²x/1+3 tan² dx, इसमें चेंज हो गया,
ठीक है। और 0 टू इन्फिनिटी tan स्क्वायर एक्स डी एक्स को हमने क्या बोल दिया डी टी, और 1 प्लस tan एक्स क्या हमारा t, तो 3t स्क्वायर, और एक हमारे पास 2 बाहर भी है, ये 2 बाहर भी है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, 3 भी करेंगे बाहर डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। तो ये क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स एक्स अपॉन है। तो एक्स का काम कर रहा है टी, ए का काम कर रहा है 1/√3, और लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया 2/3, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3t, और t का वैल्यू क्या है tan x, 0 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी डालोगे क्या आ जाएगा π/2, तो 2/3 यहाँ क्या हो जाएगा π/2। फिर 0 डालोगे क्या आ जाएगा 0, तो ये क्या हो गया 2 कैंसिल हो गया, तो हो गया π/3, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब बच्चे आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 7 में। प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, हमारे पास ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये समझते हो ना किसे पीरियड किसे बोलते हैं। जैसे साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, कॉस एक्स का पीरियड भी 2 पाई होता है, tan एक्स हो गया इसका पीरियड पाई होता है। तो अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, जिसका पीरियड टी है, पीरियड क्या दे रखा है एफ ऑफ एक्स का, टी दे रखा, मतलब कि ठीक है टी नहीं दे रखा, ए दे रखा है, पीरियड मान लो ए दे रखा है। तो तुम्हें क्या याद रखना है, 0 से लेके एन ए तक हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है एफ ऑफ एक्स डी एक्स का। और पीरियड क्या दे रखा है, पीरियड दे रखा है ए, स्मॉल ए। तो ये जो पीरियड है ना ये रह जाएगा, और ये जो एन है ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल्स के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। याद रखना इस बात को। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर 0 से पीरियड टी दे रखा है और फंक्शन किसी फंक्शन का पीरियड टी दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, ये एन को क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, 0 से टी तक इंटीग्रेट करो एफ एक्स डी एक्स का, बात बराबर है। अगर पीरियड जो है, मतलब पीरियड लिखने का मतलब क्या है, एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तभी हम बोलते हैं ना कि टी इज़ द वेर टी इज़ ग्रेटर देन 0, पीरियड हमेशा पॉजिटिव होता है, तभी हम बोलेंगे ना टी इज़ द पीरियड ऑफ फंक्शन एफ एक्स। तो ये प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा इसके एक दो और फॉर्म्स है वो याद रख लो। अगर मान लो हमने बोला कि इफ़ एफ एक्स इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन, इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन, क्या हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड टी, जिसका पीरियड क्या है टी, देन इसको हटाते हैं, एफ एक्स को हमने एक पीरियोडिक फंक्शन बोला जिसका पीरियड टी है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि 0 से एन टी, ये तो ऑलरेडी बताया जा चुका है, अभी बताया एफ एक्स डी एक्स। और ये जो प्रॉपर्टी है ना इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। और जहाँ पे n क्या हो सकता है, n जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर हो, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये तो है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई इसकी ए टू ए प्लस एन टी। यहाँ पे ए पीरियड नहीं है, यहाँ पे कैपिटल टी पीरियड है। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसमें से ना ये दोनों ए को गायब कर दो, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो इसको 0 टू एन टी एफ एक्स डी एक्स। और फिर ये n इस प्रॉपर्टी नंबर 1 से क्या हो जाएगा, n पहले आ जाएगा 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। अब इन सब जो भी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ना, इन सब का प्रूफ एग्जिस्ट करता है, बट ऐसा जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप प्रॉपर्टी याद रखो। समझ में आ रही बात, सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखो। प्रॉपर्टी में क्या है, ए से लेके ए हमारा कोई रियल नंबर है, पीरियड टी है, बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे पीरियड ए था, इस वाले में पीरियड ए था, यहाँ पे पीरियड हमारा टी है। ए से लेके ए प्लस एन टी तक हमें इंटीग्रेट करना है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, ये दोनों ए को गायब कर दो, ऊपर वाले ए को गायब कर दो, इस ए को 0 बना दो, इसका मतलब 0 से एन टी तक हमें इंटीग्रेट करना है। फिर ये एन क्या हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये क्या होगा डेफिनेट इंटीग्रल के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि अगर एम टी से एन टी हमें इंटीग्रेट करना है एफ एक्स डी एक्स को, तो ये क्या हो जाएगा, पहले आप
ये n और m क्या हमारा इंटीजर है, तो n माइनस एम यहाँ लिख लो और 0 से t तक इंटीग्रेट कर दो एफ एक्स डी एक्स को, बात बराबर है। ठीक है, यहाँ पे ये जो a था कोई भी रियल नंबर हो सकता है, समझ में आ रही है बात, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है और n इंटीजर है, और इस केस में क्या है m और n क्या है हमारा बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है हमारे पास कि फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एन टी ए प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे, वही 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, एन बिलोंग्स टू जेड एंड ए बिलोंग्स टू आर, ये सारी प्रॉपर्टी है ना, आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसीलिए आपको याद रखनी है इन सब प्रॉपर्टी को। एक लास्ट प्रॉपर्टी और है, देख लो। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है, ए प्लस एन टी बी प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये सीधे एन टी जो है ना ये सीधे गायब हो जाएगा, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड एंड ए बिलोंग्स टू आर, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। ये रिमार्क में क्या बोल रहा है, रिमार्क में हमारे पास बोल रहा है कि ये मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ए से बी तक हमने इंटीग्रेट किया, या तो इसका वैल्यू लेस होगा या तो इक्वल होगा किसके, ए टू बी इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स इसके। ठीक है, इसका भी कभी कभी यूज आता है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो क्या बोल रहा है, देखो सॉल्यूशन बोला है कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, जहाँ पे जो v है ये π/2 से बड़ा है बट पाई से छोटा है, और n क्या हमारा कोई भी इंटीजर है, तो बोला है कि इस डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करो। डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, 0 टू n पाई प्लस वी मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, और v हमारा क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में, याद रखना v हमारा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 से हमें n पाई प्लस वी तक जाना है, तो हम क्या करें 0 से v तक जाएं, 0 से v तक जाएं, एडिटिव प्रॉपर्टी होता है ना डेफिनेट इंटीग्रल का, वो यूज़ करें, मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स ये करें, प्लस फिर क्या करें v से n पाई प्लस वी तक जाएं, मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स ऐसे कर ले। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से v तक गए और फिर v से n पाई प्लस वी तक गए, और जो v हमारा π/2 से π/2 और पाई के क्या है हमें बीच में, v हमारा जो है वो π/2 से पाई के बीच में, ये हमारा v इसके बीच में लाई कर रहा है, तो 0 से हम v तक गए, तो एक काम करते हैं इसको फिर दोबारा तोड़ते हैं, 0 से v को 0 से π/2 तक जाते हैं, मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स ऐसे करते हैं, फिर π/2 से v तक जाते हैं, मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है ना, और इसमें तो प्रॉपर्टी लग जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये वाली पहली प्रॉपर्टी लग जाएगी, पहली नहीं ये दूसरी प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए से लेके ए प्लस एन टी क्या होता है 0 से एन टी, यही होता है ना, तो ए का काम क्या कर रहा है v, ए का काम क्या कर रहा है v, तो v को गैप कर देंगे, समझ में आ रही है बात क्या बोला जा रहा है, और v को गैप कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 0 से लेके n पाई और यहाँ हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब तुम ये बताओ कि x हमारा 0 से π/2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वो कॉस एक्स तो पॉजिटिव होगा तो मॉड हट जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, और π/2 से v तक जाना हमें, और v हमारा क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब कि जो x है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है,
तो मॉड हटाने से पहले एक माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा cos x dx। अब ये क्या है, 0 से n पाई, n क्या हमारा पीरियड है, इसमें लिखा नहीं है पीरियड n है, अच्छा n पीरियड नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, n हमारा इंटीजर है। तो क्या करेंगे इसमें, इसको हम लोग करते हैं n को, अच्छा मॉड ऑफ cos x का पीरियड क्या है, cos x का पीरियड क्या है, cos x का पीरियड तो 2 पाई है, तो मॉड ऑफ cos x का पीरियड पाई है। मॉड ऑफ cos x का ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो ऐसे बनेगा, मॉड cos x का ग्राफ ऐसे बनेगा, तो पीरियड क्या हमारा पाई है, मॉड cos x का जो पीरियड है वो पाई है, cos x का पीरियड क्या है 2 पाई। तो ये जो पाई लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये टी का काम कर रहा है, ये पाई जो है ना, ये पाई ये टी का काम कर रहा है। तो क्या करेंगे, एन इधर ले आएंगे और 0 से पाई यहाँ तक कर देंगे, और मॉड ऑफ cos x dx ऐसे लिख लेंगे ना, 0 से पाई बाई, ठीक है। ये क्या होता है, cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x, तो ये तो हो जाएगा sin x, ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ से अगेन माइनस cos x का इंटीग्रल sin x पाई बाई 2 टू v, पाई बाई 2 टू v, प्लस हमने n लिखा। अब एक बात बताओ, ये अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, ये हमने मॉड ऑफ cos x को, मॉड ऑफ cos x को अगर हमने एफ एक्स माना, अगर मैंने x की जगह पाई माइनस एक्स डाला, तो पाई माइनस एक्स डालेंगे तो cos पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस cos x, बट ये मॉड बैठा हुआ है तो मॉड ऑफ cos x आ जाए, कहने का मतलब है cos ऑफ पाई माइनस एक्स, ये किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ cos x के, मॉड ऑफ cos x के। तो अभी मैंने बोला था ना, अपर लिमिट माइनस एक्स करने पर अगर दोबारा फंक्शन आ जाए, अपर लिमिट माइनस एक्स करने पे अगर दोबारा फंक्शन आ जाए तो हम क्या करते हैं, एक 2 बाहर करते हैं, क्या करते हैं, एक 2 बाहर करते हैं, फिर अपर लिमिट को क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, और फिर फंक्शन लिख देते हैं। वही काम कर दिया हमने, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब हो गया इंटीग्रेट। ये पहले अपर लिमिट डालेंगे, साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1 माइनस 0 माइनस ये क्या हो जाएगा साइन v, साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, तो माइनस 1 प्लस 2n, ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 0 टू पाई बाई 2 ये क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, चलो लिख देता हूँ cos x dx। cos x का इंटीग्रल क्या होता है साइन x, यहाँ पे क्या हो 1 माइनस 0 1 माइनस साइन v, और ये प्लस 1 प्लस 2n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x का इंटीग्रल साइन x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले साइन पाई बाई 2 फिर माइनस साइन 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1 2 माइनस साइन v प्लस 2n, और ये साइन पाई बाई 2 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2n माइनस साइन v प्लस का 2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 8 में क्या बोल रहा है वो देख लो। प्रॉपर्टी नंबर 8 बोल रहा है कि इफ़ साई एक्स से बड़ा है फंक्शन एफ एक्स या उसके इक्वल है और छोटा है फाई एक्स के, ठीक है, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल इंटरवल ए टू बी, अगर x को हमने इंटरवल ए से बी लिया, क्लोज इंटरवल लिया, तो जो एफ एक्स फंक्शन है ना वो साई एक्स और फाई एक्स के बीच में सैंडविच्ड है, सैंडविच तो नाम पड़ा था ना, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रल होगा ना फाई एक्स का, साई एक्स का, एफ एक्स का और फाई एक्स का, ये भी इसी रूल को फॉलो करेगा, इसी इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा। बट यहाँ पे एक्स के हमारा ए से बी के बीच में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर मैंने इंटीग्रल ले लिया ए से बी साई एक्स का, एफ एक्स का और फाई एक्स का, तो ये क्या होगा इसी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। प्रॉपर्टी नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है जहाँ पे क्या लिखा है, एफ एक्स फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है वो है m, और जो मैक्सिमम वैल्यू है कैपिटल M। एफ एक्स फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या है स्मॉल m, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है कैपिटल M, किस इंटरवल में, ए से बी इंटरवल में, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो एफ ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स होगा, इसका रेंज क्या होगा, मतलब एफ ऑफ एक्स नहीं, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा स्मॉल m अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कैपिटल M अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब कि जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है वो स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में, ठीक है।
तो इसका रेंज क्या होगा, m इंटू बी माइनस ए और कैपिटल M इंटू बी माइनस ए, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है तो क्या होगा, m पर इस m, ये हमारा इस पर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, और इस स्मॉल m पे सबसे बड़ा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल m कहाँ मिलेगा, b पॉइंट पर मिलेगा। ये कैपिटल M पे फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा ना, फंक्शन का वैल्यू सबसे छोटा आ जाएगा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ बी लिख सकते हैं। और ये स्मॉल m पे सबसे बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए लिख सकते हैं, और बी माइनस ए एग्जैक्टली सेम आ गया। और अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तब तो बहुत अच्छी बात है, इससे स्मॉल m पे फंक्शन का क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और कैपिटल M पे फंक्शन का क्या होगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए और यहाँ पे एफ ऑफ बी आ गया। प्रॉपर्टी नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है इस इंटरवल में, तो उसका जो डेफिनिट इंटीग्रल होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। समझ में आ रही बात, अगर कोई फंक्शन ए से बी इंटरवल में पॉजिटिव है तो उसका जो डेफिनिट इंटीग्रल होगा वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, अभी हमारा ये डे 11 का फर्स्ट वीडियो लेक्चर था। तुम लोगों में अभी जो मतलब ये जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है डेफिनिट इंटीग्रल में, इसमें हमने बहुत कोर टॉपिक नहीं देखा है। ठीक है, अभी हम लोग आएंगे इस पे। एक तो जो पीरियोडिक फंक्शन है इस पे क्वेश्चन और करेंगे, ये जो मैंने अभी पीरियोडिक फंक्शन बताया ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी नंबर 7 ये इंपॉर्टेंट है, इस पे मैंने एक ही क्वेश्चन कराया। पहले एक बार ना थ्योरी कवर कर लेते हैं। ठीक है, थ्योरी कवर करने के बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा पीरियोडिक फंक्शन पे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लास्ट में कराते वो तो कराऊंगा ही। बहुत टॉपिक नहीं है, 3-4 टॉपिक और बचा है, बट अगला जो डे 12 का जो वीडियो लेक्चर होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा डे 11 से, क्योंकि वो बिल्कुल कोर टॉपिक होगा जेई मेंस का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे इस पे पीरियोडिक फंक्शन पे। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी नंबर से 7 है ना, इस पे भी कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों करेंगे। ठीक है फिर, ओके।